वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इंडिया में नोबेल प्राइज साइंस की फील्ड में क्यों नहीं आ पा रहे, या फिर इंडिया में ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम, जिसका मतलब इंडिया में साइंस की फील्ड में आईटी के सेक्टर में इंजीनियर्स पढ़ के बाहर, इंडिया से बाहर अपनी नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम क्यों है? कई वजहों में से एक वजह यह भी है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सपोर्ट, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट फंडिंग or is not supporting in the infrastructure, in the research and development in science, technology, engineering and mathematics, STEM sectors में government of India funding और infrastructure और R&D को support नहीं कर रही। In order to solve this problem, recently the Union Cabinet has launched One Nation One Subscription scheme, and that is the topic for our discussion today. In this topic, we are going to study what the scheme is all about, what are its different features, who are going to be the beneficiaries of this scheme, and how is this scheme going to be implemented. Finally, we'll also study one practice question. Without wasting much time, let us directly start the topic. तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम में एक्चुअली क्या है? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल in which all the educational institutions of the country will be, all the government educational institutions of the country will have access to online scientific journal publications. कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी रिसर्च, हमारे R&D का, एक नए इनोवेशंस निकालने का, कि हम रिसर्च करें, हम बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में या ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली कहां पे कौन सी फील्ड में कितनी रिसर्च हो रही है उसकी बारे में जाने, उसको पढ़ें, कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। इस चीज के लिए हमें साइंटिफिक जर्नल्स का एक्सेस चाहिए होता है। द गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू प्रोवाइड अ गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड एक्सेस। गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फैकल्टी या रिसर्चर्स या साइंटिस्ट को पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, गवर्नमेंट पैसा खर्चेगी on behalf of the educational institutions. The government has planned to spend 6,000 crore rupees till 2027 for this subscription. अभी तक अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सिर्फ 1500 करोड़ रुपए सब्सक्रिप्शन में 2018 में 1500 करोड़ रुपए सिर्फ स्पेंड करती थी। Now also the educational institutions were individually, अपने आप हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 30 से 50 करोड़ रुपए साल का खर्चता था वेल रेप्यूटेड और वेल साइटेड डेटाबेसेस का एक्सेस लेने के लिए, जैसे स्कोपस या वेब ऑफ साइंस। देयरफॉर 30 से 50 करोड़ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इसको रिड्यूस करने के लिए ही गवर्नमेंट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लेके आई है। इस स्कीम की जरूरत इसलिए है, जैसे मैंने पहले बताया, द साइंटिफिक पब्लिशिंग इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ साइंटिस्ट एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ करियर इन साइंस। इसका मतलब सिंपली यह है कि हम कोई ऐसी रिसर्च ना कर रहे हो जो पहले से हो चुकी है या जिसका रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके बारे में हम कोई डुप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स को अवॉइड कर पाए, हम किसी ऐसी फील्ड में ना वेंचर कर दें जो ऑब्सोलीट हो गई है, जिसका आगे एप्लीकेशन नहीं है। इन सारी चीजों के लिए हमें रिसर्च जर्नल्स का एक्सेस होना जरूरी है। Therefore, in 2020, government launched Science, Technology and Innovation Policy, under which it aimed to provide equal partnership knowledge, that the knowledge should be accessible to all on equal basis without any form of discrimination, whether you are a scientist or not, whether you are a researcher or not, whether you are a student or not, you should be having access to all kind of knowledge in scientific field. अभी तक अगर हम देखें तो जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ 10 अलग अलग इंटरनेशनल लाइब्रेरीज को सब्सक्राइब करते हैं और वहां से अपने रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं। समझने वाली बात यहां पे ये है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया सिर्फ अभी तक 10 डिफरेंट लाइब्रेरीज को ही सब्सक्राइब कर पाया है, सिर्फ 10। वैसे ही हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने आप इज सब्सक्राइबिंग रफली 2,500 institutions have access to more than 8,100 journals. अब आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि अगर 2,500 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो 8,000 जर्नल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये डुप्लीकेट भी हो जाए? एक इंस्टीट्यूशन बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस को बार बार सब्सक्राइब कर रहा हो, तो डुप्लीकेशन ऑफ जर्नल्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इसी वजह से यह स्कीम लॉन्च की गई है ताकि डुप्लीकेशन को भी अवॉइड कर पाए। इस स्कीम के कौन कौन लाभार्थी होंगे, कौन कौन बेनिफिशियरीज होंगे? ऑल दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल की स्कीम है तो सिर्फ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही, जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, all will be benefited from this scheme. Also, the R&D institutions, the laboratories under the central government will also be benefited from this scheme. ये याद रखना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट और सेंट्रल दोनों के, लेकिन लेबोरेटरीज और R&D सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। ये स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होती है? इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजीसी देयर इज वन बॉडी विच इज नोन एज इन्फ्लीनेट, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये एक ऑल ओवर इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो सारे इंटरनेशनल लाइब्रेरीज और नेशनल लाइब्रेरीज का एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है और उनको एक नेटवर्क बना के रखता है। सारे लाइब्रेरीज और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज का एक्सेस इस एक सेंटर के पास है। यहां से हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यूजीसी के अंदर ये एक बॉडी है, ये एक सेंटर है विच विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग ONOS। इस स्कीम के अंदर देयर विल बी 2 कमिटीज फॉर्म्ड। द फर्स्ट कमिटी विल बी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कमिटी। Who will be in this committee? The representatives from government, academic and R&D institutions. What will this committee, planning and execution committee, be responsible for? Identifying which library, which journal is the need for which journal and which library is required so that we can subscribe to that journal. दूसरी कमिटी है cost negotiation committee. In this committee will be responsible for deciding the cost negotiation, the subscription fees, the duration, the conditions, the terms and conditions that will come with the subscription. तो ये दोनों committees will be formed and the whole and sole implementation will be done by this center that is placed in गांधीनगर। सबसे लास्ट में हम ये देखते हैं कि स्कीम की बेनिफिट्स क्या हैं, इस स्कीम के एडवांटेजेस क्या हैं। इस स्कीम के अभी तक आपको समझ में ही आ गया होगा कि 4 एडवांटेजेस मिलते हैं, जिसमें से पहला है कि ये बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, साइंटिफिक क्वालिटी के जर्नल्स को एक्सेस दिलाएगा ताकि इंडियन रिसर्चर्स को बूस्ट मिले। दूसरा बेनिफिट, ये डुप्लीकेशन ऑफ जर्नल्स को अवॉइड करवाएगा। तीसरा बेनिफिट कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जब अलग अलग सब्सक्रिप्शन करते थे तो हर एक को अलग अलग फीस पे करनी पड़ती थी। अब गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड सब्सक्रिप्शन करेगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये बार्गेन कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है और वो सब्सक्रिप्शन फीस कम करवा सकता है। तो होल एंड सोल प्रॉफिट होगा, लॉस होने से बचेगा। लास्ट, द सेंटर विल गेन इनसाइट्स इनटू द एक्सटेंट टू विच जर्नल्स आर बीइंग एक्सेस्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह खबर रहेगी कि हमारे अंडर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो R&D लेबोरेटरीज हैं, वो किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस फील्ड में और ज्यादा हम सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट का भी नजर रहेगा, ओवरसाइट रहेगा कि विच फील्ड इज ग्रोइंग, विच फील्ड इज इमर्जिंग। सो दीज वर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ONOS। ये गवर्नमेंट का एक पोस्टर पब्लिश किया है जो ONOS के बारे में बताता है। सारी चीजें सेम हम आपके लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये था हमारा आज का डिस्कशन और इसी के साथ we come to an end with our discussion, and I've also brought you a practice question. I will like all of you to answer this question and stay tuned with us for our next interesting video. Till then, thank you.